हेलो क्लास 12। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारी इस प्रारंभ सीरीज के अंदर, और ये सेशन चल रहा है हमारा 2025 टू 2026 का। तो जैसा कि बच्चों हमने लास्ट क्लास में नेशनल इनकम को कंप्लीट कर लिया था बच्चों। हमने वहां पर पूरा नेशनल इनकम देखा, हमने थ्योरेटिकल वहां पर देखा, मैथड्स को भी हमने अच्छे से समझा और उसके न्यूमेरिकल्स करके भी हमने अच्छे से देखा। और आप लोगों को भी काफी मैसेज, आप लोगों को भी काफी पसंद आया बच्चों। ठीक है, तो आप आगे हम चल रहे हैं एक हमारे नए चैप्टर के साथ में, जिसका नाम है मनी एंड बैंकिंग। जी हाँ बच्चों, मनी और बैंकिंग हम पढ़ने जा रहे हैं। मनी से स्टार्ट करेंगे, दोनों अलग अलग चैप्टर नहीं है, सेपरेट नहीं है, सेम है, बट हम लोग पहले मनी समझेंगे, देन उसके बाद में हम बैंकिंग समझेंगे। तो मनी से स्टार्ट करते हैं, और मनी स्टार्ट करने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि मनी की शुरुआत किस वजह से हुई। तो देखो बेटा, मनी से पहले हमारे यहां पर गुड्स के बदले गुड्स लेने का सिस्टम चलता था। कि जैसे अगर मान लो मुझे राइस लेने हैं, तो मैं सामने वाले को गेहूं देकर राइस उससे ले लूंगा। इसी तरीके से लोग जो है परचेज और सेल किया करते थे। किसी को अगर दाल चाहिए तो वो उसको गेहूं देकर दाल ले लिया करता था, किसी को अगर गेहूं चाहिए तो वो दाल देकर गेहूं ले लिया करता था। मतलब हम यहाँ पर गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज करके हमारे काम को चलाते थे, और इसी सिस्टम को नाम दिया गया बार्टर सिस्टम। जी हाँ बेटा, इस बार्टर सिस्टम के अंदर हम लोग गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज करते थे, और उसी से हमारी जो है लाइवलीहुड्स को हम चलाते थे। उस टाइम पर कोई पैसा नहीं होता था, कुछ नहीं होता था। आपके पास में कोई प्रोडक्ट है, आप सामने वाले को ऑफर करो और उससे उसका प्रोडक्ट ले लो। ठीक है, सुनने में कितना आसान और कितना अच्छा लग रहा है ना कि सर किसी चीज के कोई पैसे ही नहीं देने हैं, है ना? कितना बढ़िया लग रहा है। बट बेटा इस सिस्टम में एक प्रॉब्लम थी, और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी बेटा वो उसके अंदर थी कि हमें एक सही बंदा चूज करना है, या मैं कहूं चूज की जगह पे एक फाइंड आउट करना है। एक सही बंदा हमें फाइंड आउट करना है। अब आप बोलोगे सर सही बंदा फाइंड आउट करने से क्या मतलब है? तो देखो बेटा, जरूरी नहीं है कि आपको गेहूं चाहिए, ठीक है ना, और जिसके पास गेहूं है उसको आपके पास रखा हुआ राइस ही चाहिए होगा। जरूरी नहीं है ना। भाई सामने वाले के पास में गेहूं है और आपको गेहूं लेने हैं, तो आपकी तरफ से तो डील हो रही है, और आपके पास बदले में देने के लिए राइस मतलब चावल है, बट सामने वाले को चावल नहीं चाहिए, उसे जो है वहां पर दूध चाहिए, मिल्क चाहिए। अब आपके पास मिल्क तो है नहीं, आपके पास देने के लिए क्या है? आपके पास देने के लिए चावल है। आपको क्या चाहिए? गेहूं चाहिए। सामने वाले के पास गेहूं है, आपकी तरफ से आपका तो जो है ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो रहा है, बट सामने वाले को आपके पास रखा हुआ चावल नहीं चाहिए, उसे तो उस टाइम पर उसको जो है दूध चाहिए। तो यहां पर ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हो रहा, क्योंकि जब दो लोग आपस में गुड्स को एक्सचेंज करते हैं ना बेटा, तो यहां पर ये 100% श्योर होना चाहिए कि दोनों के पास में ऐसे प्रोडक्ट हो जो दोनों को जरूरत हो आपस में एक्सचेंज करने की। मतलब अगर इसको राइस चाहिए तो इसके पास में राइस होना चाहिए, और अगर इसको गेहूं चाहिए तो इसके पास में गेहूं होना चाहिए। मतलब मिस्टर ए को राइस चाहिए, मिस्टर बी को गेहूं चाहिए, तो मिस्टर ए के पास गेहूं होने चाहिए और मिस्टर बी के पास में राइस होने चाहिए, तब जाके ये बार्टर सिस्टम का जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट हो पाएगा। अदरवाइज कंप्लीट नहीं होगा। फिर हमें क्या करना पड़ेगा? सेम नीड और सेम रिक्वायरमेंट वाला बंदा हमें पूरे मार्केट में ढूंढना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है बेटा। ठीक है बेटा, दूसरा है हम यहां पर एक कॉमन मेजर नहीं कर पाते हैं बार्टर सिस्टम के। क्या नहीं कर पाते बेटा? एक कॉमन मेजर नहीं कर पाते हैं। कॉमन मेजर कैसे? जैसे कि कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, अब मैं उस प्रोडक्ट के बदले सामने वाले को कितना प्रोडक्ट दूं? भाई जैसे कि कॉमन मेजरमेंट करने में बहुत दिक्कत आती थी कि एक हाथी के बदले कितने घोड़े देने चाहिए। यूं समझो आप, एक हाथी के बदले कितने घोड़े दूं? कोई कॉमन मेजरमेंट नहीं हो पा रहा है।
कोई कहेगा कि 4 घोड़े देने चाहिए, कोई कहेगा 5 घोड़े देने चाहिए, ठीक है ना, कोई 10 भी कह सकता है। तो कोई कॉमन मेजरमेंट नहीं है कि हाँ हम ये गुड्स सामने वाले से ले रहे हैं ना, इतनी क्वांटिटी में ले रहे हैं, ठीक है, तो हमें इतनी क्वांटिटी इसकी देनी पड़ेगी, जब जाकर दोनों एक सेटिस्फेक्शन लेवल पर आएंगे। तो कोई जो है कॉमन मेजर नहीं हो पाता था, बहुत दिक्कत आती थी मेजरमेंट करने में कि यार इस गुड्स के बदले हमें सामने वाले से कितने गुड्स लेने चाहिए, ठीक है ना, या देने चाहिए, बड़ी दिक्कत आती थी बेटा इसमें। तो लैक ऑफ कॉमन मेजरमेंट भी बड़ी दिक्कत थी बेटा यहाँ पर। इज दैट क्लियर बेटा? बात समझ में आ रही है? तो मैंने यहाँ पर आपको बार्टर सिस्टम के बारे में समझाया कि बार्टर सिस्टम एक एक्सचेंज सिस्टम होता है बेटा, जहां पर हम गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है बेटा कि यहाँ पर गुड्स के बदले हम लोग गुड्स को एक्सचेंज करते हैं बच्चों। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर हमारे सामने 3 सबसे बड़ी समस्या देखने को मिलती है, जिसे हम ड्रॉबैक ऑफ बार्टर सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ड्रॉबैक ऑफ बार्टर सिस्टम कहते हैं, ठीक है। इसमें पहले मैंने आपको समझाया लेक ऑफ कॉमन मेजर, कि हम कॉमन मेजर नहीं कर पा रहे कि एक गुड्स के बदले में दूसरे गुड्स किस क्वांटिटी में और कितनी क्वांटिटी में देना चाहिए, तब जाकर दोनों का जो ट्रांजैक्शन है वो एक सेटिस्फैक्टरी ट्रांजैक्शन माना जाएगा, ठीक है। आ रही बात समझ में? अब यहाँ दूसरा लेक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। अब डबल कोइंसिडेंट वांट्स मतलब यहाँ पर क्या होता है, हमें सही बंदा फाइंड आउट करना है, सही बंदा जिसके पास वो प्रोडक्ट हो जो हमें चाहिए और हमारे पास वो प्रोडक्ट हो जो उसको चाहिए हो। ये हमें एक जो है सही तरीका लगता है इसमें ढूंढने का, ठीक है ना। तो इसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है बेटा। ये क्या है? ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। हाँ, अगला हमारा है लेक ऑफ डाइवर्सिबिलिटी। अब सोचो ना बच्चों, एक एग्जांपल लेकर समझते हैं हम लोग, ठीक है। सोचो आपके पास में एक हॉर्स है, मींस घोड़ा है, ठीक है। अब आपको जो है अपने लिए शूज चाहिए, बट आपके पास में देने के लिए सिर्फ एक ही चीज है, वो है घोड़ा, हॉर्स। अब मुझे एक बात बताओ, आप शूज के बदले में घोड़ा कैसे दे दोगे? ठीक है ना, कि घोड़ा तो शूज के बदले में काफी महंगा आता है, तो मेरे पास देने के लिए भी सिर्फ घोड़ा ही है और मुझे चाहिए शूज। शूज भी मिल रहे हैं मेरे को, बट मैं ये सोच रहा हूं कि यार एक शूज के बदले में मैं घोड़ा कैसे दे दूं। अब ऐसा तो नहीं कि घोड़े के दो टुकड़े करके एक उसको दे दूं और एक मेरे पास रख लूं, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं लेक ऑफ डाइवर्सिबिलिटी। मतलब यहां पर हमारे पास में कोई एक बहुत एक्सपेंसिव चीज है और हमें एक छोटी सी चीज चाहिए उसके बदले में, तो हम कैसे उसको पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है बेटा। तो ये 3 सबसे बड़ी समस्या है बार्टर सिस्टम के अंदर बच्चों, जो अभी तक देखी गई है। तो ये इन समस्याओं का एक समाधान निकाला गया कि ताकि ये सारी समस्याएं जो है खत्म हो जाए, और वो था मनी, पैसा। एक ऐसी चीज जिसको हर चीज के लिए कॉमन मेजर बना दिया। आपको कुछ भी चीज चाहिए, आपके पास में एक ऐसी चीज होगी जिसके बदले में आप कुछ भी चीज खरीद सकते हो और सामने वाला उसे एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि वो भी उसको लेकर कहीं थर्ड पर्सन से कोई चीज लेने जाएगा तो वो भी उस चीज को लेने से मना नहीं करेगा। दैट इज कॉल्ड मनी। मनी क्या है? मनी इज एनीथिंग विच इज वाइडली एक्सेप्टेबल। मनी एक वो चीज है जिसको हर जगह पर किसी भी ट्रांजैक्शन के साथ में इन्वॉल्व किया जा सकता है। एक ऐसा कॉमन मेजर जो कि किसी भी परचेस करते टाइम पर आप उसको यूज कर सकते हो। तो इससे काफी आसान हो गया हमारे लिए। अब हमें कोई राइट पर्सन नहीं चूज करना है, अब हमें यहाँ पर कॉमन मेजरमेंट की दिक्कत नहीं आएगी, डाइवर्सिबिलिटी की हमें दिक्कत नहीं आएगी। हमारे पास में कोई भी चीज हमें खरीदनी है तो हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए बेटा? मनी होना चाहिए, और उससे हम जो भी चीज खरीदना चाहते हैं हम खरीद सकते हैं। इवन बेचते टाइम पर भी हमें जो पैसा मिलेगा उससे भी हम अगर कोई दूसरी चीज परचेस करना चाहते हैं तो बड़ा इजी हो गया। तो मनी ने हमारे इस बार्टर सिस्टम को खत्म करके हमारी लाइफ को थोड़ा आसान बना दिया, थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर दिया, है ना। एक कॉमन मेजरमेंट हमारे लिए लेकर आ गया
और यहाँ पर डबल कोइंसिडेंस सिस्टम को खत्म कर दिया, प्रॉब्लम को खत्म कर दिया। हमें कोई भी चीज चाहिए, बस हमने जेब में पैसे रखे, मार्केट गए, पैसे दिए, वो चीज लेकर आ गए। हमें अब यहाँ ये सोचने की जरूरत नहीं यार मेरे को जो चीज चाहिए ना वो चीज कहाँ मिलेगी, और फिर उस बंदे को भी वही चीज चाहिए जो मेरे पास में है। ये सारी की सारी समस्या मनी ने खत्म कर दिया। इज दैट क्लियर बेटा? या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? चलो अच्छी बात है, आपको मेरी बात समझ में आ रही है। तो बेटा अब देखते हैं बेटा टाइप्स ऑफ मनी, कि मनी कितने प्रकार के होते हैं। इज दैट क्लियर बच्चों? आ रही है बात समझ में? तो यहां पर हम पहला देखते हैं बेटा फेड मनी। अब ये कौन सा मनी होता है सर? देखो बेटा फेड मनी मतलब होता है, टाइप्स ऑफ मनी हमारे पास में 4 प्रकार के अलग अलग मनी है। जैसे फेड मनी, फेड्यूक्री मनी, ठीक है ना, फुल बॉडीड मनी, क्रेडिट मनी। ये 4 अलग अलग प्रकार के मनी हमारे पास में होते हैं बेटा। पहला देखो आप फेड मनी, ये मतलब वो मनी होता है जो किसी भी देश की गवर्नमेंट इशू करती है, अथोराइज करती है कि हाँ आप इस पर्टिकुलर देश के अंदर इस प्रकार के पैसे को लेकर कोई भी चीज को एक्सचेंज कर सकते हैं, कोई भी चीज परचेज कर सकते हैं। जैसे इंडिया में रुपीज हैं जो कि कॉइन की फॉर्म में भी आता है और पेपर करेंसी की फॉर्म में भी आता है। तो ये आप जो है ना, गवर्नमेंट अथोराइज कर रही है, गवर्नमेंट जो है उस पर्टिकुलर कागज के टुकड़े को, उस पर्टिकुलर कॉइन को अथोराइज कर रही है कि हाँ आप इसके बदले कोई भी चीज खरीद सकते हो और सामने वाला उसको एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता है। देखो इट रेफर्स टू मनी इशूड बाय द ऑर्डर, जो कि गवर्नमेंट के ऑर्डर पर, अथोराइज्ड गवर्नमेंट के ऑर्डर पर इशू किया जाता हो, ऐसे नोट्स को, ऐसे कॉइन्स को फेड मनी कहा जाता है बच्चों। नेक्स्ट आगे बेटा फिड्यूक्रेसी मनी, इट रेफर्स टू द मनी हु वेयर एक्सेप्ट इन बेस्ड ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट। जैसे कि बेटा एक और प्रकार का मनी अपन मान सकते हैं, इसको ऑप्शनल मनी बोल सकते हैं। जैसे कि हम लोग चेक के जरिए पेमेंट करते हैं ना बेटा, ड्राफ्ट के जरिए पेमेंट करते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के थ्रू हम लोग डील करते हैं किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की बेटा। तो ये भी एक प्रकार का मनी होता है जिसको फिड्यूक्रेसी मनी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है बेटा? फिड्यूक्री मनी कहा जाता है। हम यहाँ पर डायरेक्टली कोई नोट या कोई कॉइन्स यूज नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर चेक या ड्राफ्ट या बिल्स ऑफ एक्सचेंज यूज करते हैं हमारे ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए। इज दैट क्लियर बेटा? नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट है फुल बॉडीड मनी। अब देखो फुल बॉडीड मनी को मैं ना आपको ऐसे समझाता हूं। कई बार क्या होता है, जैसे सपोज करो पहले के टाइम पर एक रुपए का सिल्वर कॉइन चलता था, चांदी का जो है चलता था। तो वो सिल्वर का जो कॉइन है उसकी कीमत मतलब उससे वो 1 रुपए का है, मतलब आप 1 रुपया देकर कोई चीज परचेस कर सकते हो। तो उसके अंदर जो सिल्वर है ना उसकी भी वैल्यू 1 रुपए ही है, उसी को फुल बॉडीड मनी कहते हैं। मतलब ब्रिटिशर्स टाइम पर जो 1 रुपए का कॉइन चलता था वो सिल्वर का होता था। अब उसी सिल्वर के कॉइन को अगर आप पिघला कर जो चांदी निकाल लोगे और उस चांदी को मार्केट में बेचने जाओगे तो उस चांदी की कीमत भी 1 रुपए है। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई? बनने के बाद में उसकी कीमत कितनी है? 1 रुपये, बट उसके अंदर जो सिल्वर यूज हुआ है उसकी कीमत भी कितनी है? 1 रुपया ही है। उसे फुल बॉडीड मनी कहते हैं। देखो लिख रखा है इट रेफर्स टू द मनी हुज कमोडिटी वैल्यू इज इक्वल टू द मनी वैल्यू, इट इज ऑल्सो नॉन एज अ स्टैंडर्ड मनी। इसे हम क्या बोलेंगे बेटा? स्टैंडर्ड मनी बोलेंगे। इज दैट क्लियर बेटा? कि जो 1 रुपए का कॉइन सिल्वर कॉइन बना हुआ है उसके अंदर जो सिल्वर यूज की गई है उसकी कीमत भी 1 रुपया ही है। इज दैट क्लियर बच्चों? नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू द मनी हुज वैल्यू एज मनी इज सिग्निफाइंट ग्रेटर देन द इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू होता है रियल वैल्यू। क्या होता है बेटा? रियल वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब क्या होता है? रियल वैल्यू। द वैल्यू ऑफ कमोडिटी यूज इन 100 रुपीज नोट्स इज मच लेस देन द 100 रुपीज। बिल्कुल सही बात है। 100 रुपए का जो नोट है उसको बनाने का खर्चा 100 रुपए थोड़ी आया है, वो तो 100 रुपए से कम है, बट उस कागज के टुकड़े की वैल्यू क्या है? 100 रुपीज है। इज दैट क्लियर? 100 रुपए का जो हमारा नोट है, जो नोट आता है हमारे पास में, ये इस तरीके से जो नोट आता है बेटा, इसको जो बनाने का खर्चा है, चाहे वो यहाँ पर इंक से लिखे हुए नंबर्स हो, चाहे कागज हो, कुछ भी हो, उसमें कोई 100 रुपीज का खर्चा थोड़ी आया बेटा, नहीं आया ना। बट उसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या है? 100 है। मतलब इस 100 रुपीज के कॉइन से आप 100 रुपीज की चीज परचेस कर सकते हो। मतलब इसकी फेस वैल्यू
ज्यादा है इसके जो है मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू से, यूं समझ लो आप। इज दैट क्लियर बेटा? तो ये 4 टाइप्स के हमारे जो है यहाँ पर क्या होते हैं बेटा, टाइप्स ऑफ मनी होते हैं, जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन किए। आई होप आपको ये मेरी बात अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी कोई डाउट आता है बेटा तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना बच्चों। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना है, अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ शेयर करना है, और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।